नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने YouTube चैनल लीगल राइट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपसी सहमति के आधार पर आप तलाक कैसे ले सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए दोनों पार्टी में कुछ शर्तें तय होती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का क्या होगा, अगर बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी किसके पास रहेगी, अगर कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। पर आजकल जो प्रैक्टिस म्यूचुअल कंसेंट तलाक के लिए है वो ये कि लोग एक मेमोरेंडम ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं जिसमें कि मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, स्त्री धन, बच्चों की कस्टडी, प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट वगैरह के बारे में तो लिखा जाता है और फिर साधारण तरीके से पिटीशन को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। यहां पर बेसिकली लोग जो गलतियां करते हैं कि कोर्ट में पेश की जाने वाली पिटीशन में मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी, प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में खुलकर जिक्र नहीं किया जाता और ना ही मेमोरेंडम ऑफ एडजस्टमेंट को पिटीशन का पार्ट बनाया जाता है। ऐसे में डाइवोर्स होने के बाद भी काफी बार लड़की मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है और कानून भी है कि डाइवोर्स केस के बाद भी पत्नी अपने पूर्व पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है अगर लड़की ने दूसरी शादी नहीं की है तो। ऐसे में या तो आप मेमोरेंडम ऑफ एडजस्टमेंट को पिटीशन का पार्ट बनाएं या फिर कोर्ट में फाइल की जाने वाली पिटीशन में हर बात का पूरी तरह से खुलकर जिक्र कीजिए ताकि म्यूचुअल कंसेंट में जो बातें तय हुई हैं वो कोर्ट के सामने आ सकें और बाद में अगर उन कंडीशन पर कोई विवाद होता है तो पिटीशन से उन शर्तों को प्रूव भी कराया जा सके। और दूसरी धोखाधड़ी यह होती है कि लड़की मेंटेनेंस और गुजारा भत्ता के नाम पर तय की गई रकम तो ले लेती है और बाद में अपनी कंसर्न को विड्रॉ कर लेती है। इसके पीछे बड़ा कारण यह होता है कि ज्यादातर मैटर में लोग वन टाइम मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता की रकम का पेमेंट कैश में करते हैं और उन पैसों को पिटीशन में यह सोचकर नहीं दिखाना चाहते कि बाद में इनकम टैक्स का कोई चक्कर ना हो, लेकिन आगे चलकर यह बात आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसलिए मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता की रकम तो कभी भी कोर्ट के बाहर देनी ही नहीं चाहिए। गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस के मामले में इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि मेंटेनेंस या एलिमनी की रकम कितनी होगी और कब कब उसका पेमेंट करना है, यह बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों में तलाक वाले पिटीशन में लिखनी चाहिए। शुरुआत में रकम का छोटा पार्ट देना चाहिए और लास्ट में ही आपको रकम के बड़े पार्ट देने चाहिए। अगर आप मेंटेनेंस का बड़ा पार्ट पहले दे देते हैं तो ऐसे में लड़की के अपने कंसर्न के विड्रॉ करने के चांस बढ़ जाते हैं या फिर फाइनल पेमेंट के समय लड़की और ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगती है। और तीसरा तरीका यह है कि मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता की रकम हमेशा कोर्ट के सामने ही देनी चाहिए, कोर्ट के बाहर नहीं। और पेमेंट के बारे में कोर्ट की ऑर्डर शीट पर जरूर मेंशन कराना चाहिए ताकि बाद में पेमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट की स्थिति ना बन सके। काफी बार अगर कोई और डिस्प्यूट ना हो तो म्यूचुअल कंसर्न तलाक के लिए नॉर्मल एग्रीमेंट बना लेते हैं लोग और उसमें यह लिखवा लेते हैं कि उन्होंने आपस में तलाक ले लिया है और उसे नोटरी से अटेस्ट करवा लेते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका तलाक हो चुका है। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि नोटरी द्वारा अटेस्ट होने या स्टाम्प पेपर पर लिख लेने मात्र से आपका कभी भी तलाक मान्य नहीं होगा, क्योंकि तलाक के लिए कोर्ट की डिक्री जरूरी होती है। यदि आप एग्रीमेंट के आधार पर तलाक लेते हैं तो कानूनन आपका डाइवोर्स मान्य नहीं होता है। ऐसे में दूसरी शादी करने पर हो सकता है आपका पहले वाला पार्टनर आपके खिलाफ इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 के अंतर्गत आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दे। तो याद रखें, जब भी तलाक लें तो आपको कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कोर्ट की डिक्री के आधार पर ही तलाक लेना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर ही क्यों ना हो। एक प्रॉब्लम उन मैटर में और आती है जहां पर लड़की ने पहले से ही 498A का पिटीशन या फिर मेंटेनेंस का केस या डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन कर रखी है। ऐसे में जब पार्टी में समझौता होता है तो यह भी तय होता है कि म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेने के टाइम लड़की अपने द्वारा फाइल किए हुए सारे केसेस को विड्रॉ कर लेगी। काफी बार डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते टाइम ही लड़की अपने द्वारा फाइल किए हुए सारे केस को विड्रॉ कर लेती है और बाद में ना तो मेंटेनेंस का पेमेंट तय की गई रकम के अनुसार होता है और ना ही डाइवोर्स हो पाता है, क्योंकि हो सकता है
बाद में लड़का कोऑपरेट ना करे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए लड़की को भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और जहां तक हो सके सेकंड मोशन के डेट पर ही बाकी केस को रखवा लेना चाहिए, ताकि सेकंड मोशन के टाइम पर बाकी केसों को विड्रॉ किया जा सके। काफी मैटर्स में जहां पर सेक्शन 498A वाले केस में कार्रवाई आगे बढ़ी हुई होती है, तो लड़की केवल अपनी मर्जी से कानूनी केस को विड्रॉ नहीं कर सकती। ऐसे में फर्स्ट मोशन के बाद हाई कोर्ट में 498A वाली पिटीशन को क्वेश कराने के लिए पिटीशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 482 में पेश की जा सकती है। तो सामान्य तौर पर जब आप म्यूचुअल कंसर्न के डिवोर्स के लिए आगे बढ़ रहे हो तो डिवोर्स की डिक्री कोर्ट से ही लेनी चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट के आधार पर कभी भी डिवोर्स मान्य नहीं होता है। दूसरा यह कि भले ही मेमोरेंडम ऑफ एडजस्टमेंट बनाएं या ना बनाएं, लेकिन पिटीशन में सारी चीजों का जिक्र जरूर करें और मेंटेनेंस के बड़े रकम का पेमेंट फाइनल मोशन के टाइम ही करें और सारा पेमेंट कोर्ट के सामने ही करें। और लड़की के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले से फाइल किए हुए केस को विड्रॉ करने में कभी भी जल्दबाजी ना करें, बल्कि फाइनल मोशन के टाइम जब बाकी की रकम मिल जाए तब केस को विड्रॉ करें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो एग्रीमेंट की बात की पालना भी हो सकेगी और दोनों पार्टी में से किसी एक को भी कभी इधर उधर डाइवर्ट होने के चांस नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।